नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का और लेकर चलेंगे आपको 70 के दशक में। 70 के दशक में जो फिल्में सभी लोगों को आकर्षित कर रही थीं वो थीं बंदूकों और खलनायक की प्रेमिकाओं सहित विदेशों में फिल्माई गई फिल्में। और हैरानी नहीं थी कि दर्शकों के साथ खो गए अपने जुड़ाव को तलाशते राजेश खन्ना ने आशिक हूं बहारों का, जो 1977 में आई, इस फिल्म को करने का फैसला किया। इस बात ने कि उसका निर्माण रोटी की टीम के तलवार और राज भाटिया ने किया था और निर्देशन जे ओम प्रकाश मेहरा ने उसे ज्यादा आकर्षक बना दिया होगा। फिल्म ज्यादातर स्विट्जरलैंड में फिल्माई गई। आशिक हूं बहारों का की पूरी रूपरेखा बनावटी लगती है अगर आपने ये फिल्म देखी हो, और कोई भी ये नहीं भूल पाता कि निर्माता फिल्म चलाने के लिए केवल स्विट्जरलैंड में एल्प्स पर्वत के किनारे शूट किए गए एक्शन, भावनाओं और नाच गाने जैसी सामग्री पर ही भरोसा कर रहे थे। डैनी को इसी बात का डर था और उन्होंने राजेश खन्ना से कहा भी, लेकिन उन्हें सिर्फ ये जवाब मिला, निकल जाएगी, यानी कि चल जाएगी। फिल्म में काम करने वालों को तनख्वाह समेत छुट्टी का एहसास भी होगा और राजेश खन्ना के लिए मामा के तलवार का वहां पर होना एक तरह से परिवार के साथ सैर सपाटा था। यूरोप में भी राजेश खन्ना को घर का खाना मिलता था। उनकी मामी मधु तलवार की मेहरबानी से, जो अपनी पाक कला के लिए जानी जाती थीं, बहुत बेहतरीन खाना बनाती थीं और राजेश खन्ना खाने पीने के शौकीन थे। राजेश खन्ना उनकी बनाई मटन करी और दाल मखनी बहुत पसंद करते थे और मधु तलवार बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि कैसे उन्होंने हयात के बावर्ची खाने का एक हिस्सा पूरी तरीके से हथिया लिया था ताकि राजेश खन्ना के लिए घर का खाना बन सके। एक अविश्वसनीय सी फिल्म जो जे ओम प्रकाश के फिल्मी करियर में एक दाग की तरह है, आशिक हूं बहारों का, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था और वो राजेश खन्ना की गलतियों की बढ़ती हुई फेहरिस्त में जुड़ गई। अगली फिल्म थी के बालाचंदर की आईना, जो 1977 में ही आई। राजेश खन्ना ने एकदम से यूटर्न ले लिया, एक शहरी वैज्ञानिक से एक गांव वाला बनकर, जिसमें उनकी कुछ लंबी विशेष भूमिका थी। यह सिर्फ राजेश खन्ना की मुमताज के साथ आखिरी फिल्म ही नहीं थी, बल्कि इत्तेफाक से मुमताज की आखिरी फिल्म भी थी। फिल्म में राजेश खन्ना के केवल 4 सीन थे और पूरी तरह से मुमताज की फिल्म, जिसमें वो एक ऐसे ब्राह्मण परिवार की सबसे बड़ी बेटी का किरदार निभाती हैं जिसके बुरे दिन चल रहे हैं। राजेश खन्ना विरले ही भारतीय सुपरस्टार रहे होंगे जिनके पर्दे पर अवतार उनके सितारे के रूप में कद के अनुरूप रहे होंगे, और साल 1977 में आई पलकों की छांव में उनकी भूमिका इसकी यही मिसाल है। गुलजार द्वारा लिखित और उनके पुराने सहायक मेराज द्वारा निर्देशित पलकों की छांव में खास गुलजार की फिल्म है और पूरी फिल्म पर गुलजार की छाप है। राजेश खन्ना को सादगी से एक विश्वसनीय भूमिका में उतारा गया, लेकिन फिल्म फिर भी असफल रही। मुड़कर देखें तो कह सकते हैं कि राजेश खन्ना का जीवन से भी बड़ा सितारापन दर्शक के इसे स्वीकार न कर पाने के पीछे रहा होगा, और इस मायने में फिल्म की सच्चाई को भी, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं होगा। एक सुपरस्टार की हैसियत में राजेश खन्ना ऐसे किरदारों को निभाने में हमेशा उत्तम रहे थे जो बिल्कुल आम थे, और उनका तमाम काम ऐसी फिल्मों से भरा है जिसमें वो हमारे आसपास रहने वाले आम लोगों जैसे ही लगते हैं। उन्होंने तो अपना करियर ही आम आदमी से गढ़ा था। फिल्म में कुछ बुनियादी दिक्कतें थी, जैसे कॉन्टिन्यूटी की दिक्कत। सड़क पार करते राजेश खन्ना के बाल और दाढ़ी जादुई ढंग से इस फिल्म में बढ़ जाते हैं, लेकिन उस दौर में फिल्मों में ऐसी बातें आम थीं। इसके अलावा ये अटकलबाजी भी की जा सकती है कि फिल्म राजेश खन्ना के करियर में गलत वक्त पर आई। पलकों की छांव में को सिर्फ एक बहुत बढ़िया उम्दा गाने डाकिया डाक लाया के लिए ही देखा जा सकता है, जिसमें किशोर कुमार का एहसासों को शब्दों में
ढाल देने का जो हुनर है वो अपने चरम पर था। और ऐसे वक्त में जब चतुराई से बोलने वाले शहरी धोखेबाज और शहरी मध्य वर्ग का बेसुरापन किसी भी काबिल अदाकार को खींच रहा था, राजेश खन्ना ने बेखटके गांव के डाकिये की भूमिका की। आम होने का प्रतीक। पलकों की छांव में के बाद वो इसी छवि के साथ आगे बढ़े और एक ऐसे निर्माता के साथ भागीदारी कर ली जो आम आदमी को बाकियों से कुछ बेहतर जानते थे। बासु चटर्जी। बासु चटर्जी और राजेश खन्ना का जोड़ कुछ उतना ही बेमेल था जितनी वो फिल्म जो उन्होंने एक साथ की। राजेश खन्ना ने बहुत बार आम आदमी का किरदार निभाया और एक प्रकार से उनका पर्याय ही बन गए, लेकिन जब बासु चटर्जी जैसा कोई उसे दिखाने की कोशिश करता है तो आम आदमी की परिभाषा ही बदल जाती है। आखिर उन्होंने रजनीगंधा जो 1974 में आई, या छोटी सी बात जो 1975 में आई, या फिर चितचोर जो 1976 में आई, इन फिल्मों में अमोल पालेकर द्वारा निभाए गए किरदारों से आम आदमी को परिभाषित किया था। हिंदी सिनेमा में एक नए चलन को लाकर, अगरचे बहुत कम वक्त के लिए ही, एक फिल्म थी चक्रव्यूह 1978 में आई। एल्फ्रेड हिचकॉक की 39 स्टेप्स जो 1935 में आई थी, उसी के रूपांतर में राजेश खन्ना की कल्पना करना मुश्किल भी है और आसान भी। भारतीय संदर्भ में जहां अदाकार अपनी एक छवि में बंधा रहता है, अपनी ही अदाओं और शैली वाले राजेश खन्ना जैसे सितारे के लिए हिचकॉक का आम आदमी बनना, जो एक अनोखे झमेले में फंस जाता है, पेचीदा होता। पर राजेश खन्ना काफी सहज लगते हैं और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर अपने अंदर के अभिनेता को जगाने का फैसला लिया हो, जो बहुत देर से सितारे को अपनी जगह दे चुका था। वो है नीतू सिंह। विश्वसनीय जोड़ी उनके साथ लगती है और राजेश खन्ना ने काफी हद तक अपनी खास अदाओं को रोके भी रखा, जैसा उन्होंने फिल्म आविष्कार में किया था। सच तो यह है कि यह फिल्म उन चंद फिल्मों में से थी जिसमें वो अंत तक राजेश खन्ना ही बने रहे। हालांकि यह एक दिलचस्प प्रयोग रहा होगा, लेकिन चक्रव्यूह दर्शकों को नहीं भाई। आगे कहें तो बेशक राजेश खन्ना दो तरह के किरदार ही करते थे, एक जिसमें लोग उनसे राजेश खन्ना होने की उम्मीद रखते और दूसरा जिसमें वो चाहते कि आखिर तक राजेश खन्ना कोई और ही बना रहे। चक्रव्यूह के बाद आई 1978 में भोला भाला और जनता हवलदार 1979 में। दोनों में राजेश खन्ना का अपनी भूमिकाओं की तरफ नया रवैया नजर आया। भोला भाला में राजेश खन्ना डबल रोल में थे, लेकिन उनकी अदाकारी में ऐसी कोई बारीकी नहीं थी जिससे दोनों भूमिकाओं में अंतर किया जा सके। वो दोनों में राजेश खन्ना हैं और दर्शकों का रवैया भी वैसा ही रहा जैसा कुछ वर्षों से राजेश खन्ना की तरफ था। महमूद, जिन्होंने जनता हवलदार बनाई, निर्देशन के लिए अपने असाधारण चुनावों के लिए जाने जाते थे, जिनमें कोई जोरदार पैगाम होता था, और इस बार वो सड़क के एक आम आदमी को नायक दिखाना चाहते थे, हीरो दिखाना चाहते थे। और इस अवतार के लिए राजेश खन्ना से बेहतर उन्हें कोई नहीं लगा। जनता हवलदार में उन्होंने ऐसा किरदार किया जो जिस्मानी तौर पर उनसे फर्क था, लेकिन वो सीधा साधा नाकामयाब शख्स, पूरी तरह सुपरस्टार राजेश खन्ना था, पूरी तरीके से राजेश खन्ना। और 70 के दशक के मध्य में महमूद ने राजेश खन्ना से जिनी और जॉनी, जो 1976 के लिए एक अतिथि भूमिका करने का आग्रह भी किया था, और जिस तरह उस वक्त का बड़ा सितारा उनके साथ पेश आया, वो बहुत प्रभावित हुए। राजेश खन्ना ने अगले ही दिन शूटिंग के लिए हामी भर दी और बिना सितारों वाले नखरे के काम किया और पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। लेकिन राजेश खन्ना के साथ हर वक्त काम करना महमूद के लिए एक बेहद डरावना अनुभव साबित हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने राजेश खन्ना से बहुत बड़े सितारों के साथ भी काम किया था। एक इंटरव्यू में बात के दिनों में कहते हैं, और ये सोचे बिना नहीं रह सके कि राजेश खन्ना को ऐसा करना, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, एक गलती भी थी। फिल्म खत्म होने से पहले हताश महमूद ने राजेश खन्ना को पीट भी डाला। ये उनका राजेश खन्ना को एक स्पष्ट कर देने का तरीका था कि वो कोई शक्ति सामंत या कोई ऐसे नहीं है कि जो वो कर सकें। फिल्म खत्म होने से पहले
हताश महमूद ने राजेश खन्ना को पीटा और पीटने की वजह बहुत अलग थी। राजेश खन्ना का ये मानना था कि महमूद साहब के साहिबजादे ने उनसे हाय हेलो किया और सम्मान से बात नहीं की और फिर वो शूटिंग सेट पर देर से आने लगे और एक रोज़ महमूद साहब ने थप्पड़ मार दिया। अब चूंकि महमूद ने जोड़ा कि जो साथी राजेश खन्ना ने बना रखे थे उन्होंने ही उनके करियर को बर्बाद किया और ऐसा होता रहा, लेकिन राजेश खन्ना बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनका करियर उनके चमचों ने बिगाड़ा। खैर, किसी तरीके से ये फिल्म पूरी हुई और अबरार अलवी द्वारा लिखी गई महमूद की फिल्म में राजेश खन्ना के साथ योगिता बाली थी और फिल्म एक निराशा थी जो सिर्फ अनवर अली के गाए गीत हमसे का भूल हुई के लिए याद की जाती है, जो मोहम्मद रफ़ी के पहले क्लोन थे और 80 के दशक में चारों ओर फैलने वालों में से भी। और इसके बाद राजेश खन्ना की फिल्म आई नौकरी 1978 में और वो आलोचनात्मक और व्यावसायिक ढंग से बेहद नाकामयाब रही। उसे लेकर राजेश खन्ना की बुरी तरीके से बुरी आशंका से भी ज़्यादा बुरी। फिल्म के आने में तकरीबन आधे दशक तक देर के कारण राजेश खन्ना को इस फिल्म से कोई उम्मीद नहीं थी। चाहे उसके साथ राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे नाम जुड़े थे, संगीत निर्देशक सलील चौधरी की कहानी पर आधारित नौकरी इतनी बड़ी निराशा थी कि गुजरते वक्त के साथ दर्शकों की याद से भी गायब हो गई और राजेश खन्ना ऋषिकेश मुखर्जी के मेल को आनंद, नमक हराम और बावर्ची के लिए ही याद किया जाता है, जो सही भी है। राजेश खन्ना के लिए राज कपूर के साथ पर्दे पर काम करना, जिन्हें वो लगभग पूजते थे, इस फिल्म को करने का सबब हो सकता है, लेकिन विडंबना है कि लोग उन दोनों को उस यादगार पल के लिए ज़्यादा याद करते हैं जिसमें उन्होंने पर्दे पर मनमोहन देसाई की फिल्म नसीब जो 1981 में आई उसके लिए गाना गाया, जॉन जॉनी जनार्दन। उसी अरसे में राजेश खन्ना ने राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम जो 1978 में आई, राज कपूर द्वारा निर्देशित, उसमें किए जाने के मौके को खो दिया। पहले थी कि खबर राजेश खन्ना को इसमें राज कपूर लेना चाहते हैं, लेकिन जब वो इसमें नहीं आए तो ये बात उन्हें खटकी भी। हिंदी सिनेमा के शोमैन को अब उनके परिवार ने राजेश खन्ना की जगह अपने भाई शशि कपूर को फिल्म में लेने के लिए मजबूर किया था। अली पीटर जॉन का कहना है कि चाहे राज कपूर ने हथियार डाल दिए थे, फिर भी वो अपने चुने नायक को लेकर दुख प्रकट करते थे, क्योंकि शशि कपूर बहुत मसरूफ इंसान थे, बहुत बिजी थे उन दिनों। वास्तव में शशि कपूर के जो भी उनके पास आए उसी के साथ फिल्म मंजूर कर लेने के रुझान को देखते हुए राज कपूर ने एक यादगार ढंग से कहा कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी टैक्सी के साथ काम कर रहे हों, जिसे कोई भी आने जाने के लिए बुला सकता है। राज कपूर के दिल में राजेश खन्ना के लिए हमेशा एक कमजोरी रही और राजेश खन्ना के जो नज़दीकी हैं भूपेश रसीन, बाद के दिनों में नज़दीकी रहे उनके आखिरी दिनों में, उनका कहना है कि राजेश खन्ना इस खोए मौके को हमेशा प्यार से याद करते थे। भूपेश रसीन के अनुसार जिस ढंग से राज कपूर ने उन्हें यह खबर दी, राजेश खन्ना उनकी नकल उतारा करते थे। उनके एक जन्मदिन पर हिंदी सिनेमा के मुख्य खानदान के पितामह फूल लेकर किसी और के आने से घंटों पहले आ गए और जैसे ही उन्होंने राजेश खन्ना को देखा वो हाथ जोड़कर बोले, काका मैं बच्चों के सामने हार गया। यानी कि घर के सामने वो हार गए, बच्चों की इज्जत थी कि आपको न लिया जाए। सत्यम शिवम सुंदरम में अगर एक मशहूर हस्ती के साथ काम करने का मौका उनके हाथ से फिसल गया तो राजेश खन्ना ने तकरीबन उसकी भरपाई कर दी जब उन्होंने कमाल अमरोही के साथ मजनू की घोषणा की। राजेश खन्ना के जन्मदिन पर होने वाले मुहूर्त से एक दिन पहले वर्ली में एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया, हर किसी को महबूब स्टूडियो में मुहूर्त की जानकारी देता हुआ। एक ऐतिहासिक फिल्म की तरह सोची गई और खास कमाल अमरोही के साजो सामान वाली मजनू का शानदार मुहूर्त हुआ, जिसमें राजेश खन्ना और उनकी नायिका राखी ने अपने आप को फिल्म के किरदारों के रूप में पेश किया और फिर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ऊपर आसमान की ओर चल दिए। कई दिन बाद तक पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इस मुहूर्त का जिक्र रहा।
राजेश खन्ना जिससे मिलते अपनी ओर से उसे जरूर पूछते कि उसका मुहूर्त के बारे में क्या ख्याल है। अमर प्रेमियों, लैला मजनू के रूप में राजेश खन्ना और राखी वाली इस फिल्म में राज कपूर और शम्मी कपूर को भी होना था, लेकिन कमाल अमरोही के जीवन में भी बड़ी योजनाओं की तरह ये भी हवा हो गई और पीछे रह गई कुछ तस्वीरें। ये फिल्म कभी बनी नहीं, और अगर ये फिल्म बन जाती तो एक सामान्य आदमी कमाल अमरोही, जिसे कई लोग गलती से एक शहंशाह समझ लेते थे, और राजेश खन्ना एक इंसान जो खुद को खुदा समझता था, दोनों को एक मंच पर देखना बहुत दिलचस्प होता। और इस बात का सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है कि ये दोनों हस्तियां कैसे काम करती, खासकर कमाल अमरोही के लिखे हुए शब्दों को पर्दे पर रूपांतरित करने में बहुत वक्त लगाने के रुझान के कारण। लेकिन ये फिल्म कभी बनी नहीं और राजेश खन्ना इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे, वो उम्मीद भी टूट गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।